कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमले नहीं करती अपनी तनसीबात पे। जो दूसरी फेडरेशंस हैं वो तन्हाई खाने के अलावा उनमें और कोई काम नहीं है। जाड़ा आया, धूम मचाता, कपड़े गर्म पहनाता आया, कैसी हवा है, थर 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 थर। टैक्स नेचुरली शादी हॉल वाला तो देगा नहीं। द बक हैज टू बी पास्ड एंड दैट ऑब्वियसली गेट्स पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। Coffee lovers are coming in more, younger generation, and people are loving it. अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी आया नो बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। अच्छा वैसे सोनिया, आज मेरा एक आपसे सवाल है। जी जी गाड़ी चलाती हैं आप? जी जी बिल्कुल चलाती हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाती हैं तो सोनिया ऐसा तो कभी ना कभी हुआ होगा आपके साथ कि आपकी गाड़ी किसी इशारे नाके पे या कहीं भी किसी स्पॉट पे ट्रैफिक पुलिस सार्जन ने रोकी होगी? रोक लेते हैं अक्सर, फिर वो आप क्या लाइसेंस दिखा करती देते हैं, लाइसेंस दिखा देते हैं और उसके बाद वो जाने देते हैं। जाने देते हैं, राइट। कहने का मकसद ये है कि मेरी भी गाड़ी रोकी गई, सोनिया की भी गाड़ी रोकी गई। जो आप लोग घर पे देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, आप लोग की भी गाड़ी कभी ना कभी कराची में, लाहौर में, वैसे लाहौर में तो थोड़ा मामला डिफरेंट है, लेकिन कराची में कहीं ना कहीं रोकी जाती होगी और आपसे कहते होंगे जी आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, आपने जो है वो आप लाइसेंस दिखाएं, कागजात दिखाएं, ऑल दैट। लेकिन अब जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एक सिर्फ वीडियो नहीं है, वो एक सवाल है। पहले वीडियो चलाएं, इसके बाद फिर बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, कार्बन बढ़ रहा है, इसमें हो गई है ये, खैर नाल जा, मज़ा आ गया, ऑक्सीजन से भरपूर। ये देखें आप, वाह मज़ा आ गया। अच्छा, अब कोई भी आम गाड़ी है ना, वो जा रही होगी, उसको पुलिस वाले रोक लेंगे, कागज़ कहाँ हैं तुम्हारे, सीट बेल्ट नहीं लगा। अच्छी बात है, सीट बेल्ट का पूछना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये और इस जैसी पता नहीं कितनी हज़ारों बसें हैं। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, कार्बन बढ़ रहा है, इसमें नज़र आया ये, और फिर सुबह ताज़ा हवा को मज़ीद ताज़ा करने वाले अपने मनाजिर देखें। ऑक्सीजन से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भर के हम यहाँ रो रहे हैं कि जी हमारी फ़िज़ाई आलूदगी कितनी हो रही है, माहौलियाती आलूदगी कितनी हो रही है। और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आपकी गाड़ी, मेरी गाड़ी, इनकी गाड़ी, उसको कभी ना कभी रोका जाता होगा, सवाल किया जाता होगा, और अच्छी बात है, रोकना चाहिए, पूछना चाहिए आपने सीट बेल्ट लगाई नहीं लगाई, आपके पास कागजात है नहीं है, पूछें। लेकिन फिर इनसे भी तो पूछें। मेरे ख्याल से इनसे पूछने वाला कोई है नहीं, इनसे कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, ये तो नहीं पता। मैं ये पता है कि बड़ी खबर का वक्त हो गया, तो चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। क्या सियासी गर्मी नरमी में बदल रही है? पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से राब्ता, असद कैसर और स्पीकर कौमी असम्बली एस सादिक के दरमियान मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला। क्या एहतजाज और इंतशार की पॉलिसी तब्दील होने जा रही है? बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी, गिलगित अस्करदू रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद। स्तूर वादी नीलम ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पंजाब समेत सिंध के कई शहरों में ठंड। क्या दिसंबर मजीद सर्द होने जा रहा है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। शादी हॉल्स पर विद होल्डिंग टैक्स पर सार्फिन कंफ्यूज। शादी मालिकान पर लगने वाले टैक्स के शादी हॉल मालिकान पर लगने वाले टैक्स की आवाम से वसूली क्या खुला तजाद नहीं? सिर्फ रेंटल या फिर मुकम्मल पैकेज पर टैक्स की अदाई से मुतालिक भी कंफ्यूजन बरकरार। मामले पर सार्फिन के हुकूक से मुतालिक मज़ीद जानेंगे। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद एशियन पावर लिफ्टिंग में पाकिस्तान का नाम रोशन। नू दस्तगीर बट ने 120 किलो कैटेगरी में 400 वजन उठाकर सबको पीछे छोड़ दिया। गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले फख्रे पाकिस्तान नू बट आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। और खबर यह है कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना को मजीद बढ़ाने का फैसला हुआ है। कम से कम 10 मजीद वज़रा शामिल होने जा रहे हैं। इस बार सरदार यूसुफ, तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, हनीफ अब्बासी और साद वसीम, शेख आफ्ताब को भी वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। और 2 खातीन को भी काबीना का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। नाम अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। दूसरी जानिब इत्तलात ये भी है कि हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहे हैं और राब्ते बहाल हो गए हैं और इन मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट के फोरम को
इस्तेमाल करने की तजवीज़ मान ली गई है। जी, वहाँ कल साक डार ने भी बहुत कुछ कहा, बहुत गुफ्तगू की है, जिसके नुकात आपके कुछ सामने रखने। साक डार ने ये भी कहा कि खुदा न ख्वास्ता एक जान भी ज़ाया होती है तो हुकूमत वक्त ज़िम्मेदार है। इस वक्त मुल्क में मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस प्रोपेगेंडे के पीछे फेक न्यूज़ फैलाने वाली टीम्स काम कर रही हैं। तो इस पर आपने जाना कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पीपल्स पार्टी सादिया जावेद साहबा, उनसे बात करते हैं। सादिया साहबा, अच्छा, इससे पहले कि हम मामला पे बात करें, देयर इज़ अनदर इशू एंड दैट इज़ मदारिस बिल। इस पर मौलाना फजलुर रहमान को क्या मना लिया गया है या फिर ये मामला जो है ये अभी भी प्रोसेस में है? बहुत बहुत आपका पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे अपने मॉर्निंग शो के लिए मदऊ किया। देखें, आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम पास कराने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिन रात जो है वो कोशिशें की और ये उनकी ही काविशों का नतीजा था कि 26वीं आईनी तरमीम असेंबली से मंजूर हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हर काम कंसेंसस से करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो भी कानून साजी हो, जो भी मामलात हों, उस पे कंसेंसस हो। मौलाना फजलुर रहमान से वो 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में भी मिलते रहे और जो मदारिस के बिल के मुतालिक भी चेयरमैन साहब 2 दफ़ा मौलाना से जब वो इस्लामाबाद में मौजूद थे तो उस पर भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट से भी मुलाकात की। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी इस सेंस में है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं लेकिन हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। तो जो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं 26वीं मदारिस के मुतालिक, बिल के मुतालिक, वो उस पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना से भी बातचीत और राब्ते में है और हुकूमत से भी राब्ते में है और हम चाहते हैं कि इस मामले को भी जो है वो खुशलूबी से वो कराया जाए और जो भी इस पे मौलाना की जो रिजर्वेशंस हैं या गवर्नमेंट के साइट पे जो प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से वो लगाया गया है, मतलब स्टेट ने लगाया ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एतराज़ात लगाए गए, मतलब स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो एतराज़ात हैं, उसको भी हम चाहते हैं कि कंसेंसस से। जी ठीक है सादिया साहिबा, लेकिन हमने देखा है कि कुछ वक्त पहले बिलावल को भी कुछ इस किस्म के खदशात थे कि नवाज़ लीग ने वो वादे वफा नहीं किए जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त किए गए थे। फिर हम देखते हैं कि सियासी इंतशार के दौरान भी अवलीन इत्तेहादी खामोश थे। अब क्या समझती हैं आप, पीपल्स पार्टी की इस खामोशी की वजह क्या हो सकती है? देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के नून लीग की बिल्कुल उनके तर्ज़ हुकूमत, उनके तर्ज़ फ़ैसलों पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और उस पर चेयरमैन साहब ने कुछ नाराज़गी का भी इजहार किया था आज से कोई 1 महीना सवा महीना पहले, जब चेयरमैन साहब ने मीडिया टॉक की थी डिफरेंट मौक़ों पर। लेकिन आपको पता है फिर वो एक कमेटी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसके मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में। हमारे खदशात मौजूद हैं, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पे भी वो मामलात उठाए गए थे और आज भी हम मामलात उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने आपको कहा कि बिल्कुल हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं, उनको हम वोट करते हैं, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही जहां आप बात करते हैं पीटीआई के मामलात पे, तो जाहिर सी बात है कि हम पीटीआई का भी मामला चाहते हैं कि एक एज पॉलिटिकल फोर्स पीटीआई को भी अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीटीआई के तर्ज अमल को पॉलिटिकली नहीं समझती। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमले नहीं करती अपनी तनसीबात पे और झूठा बयानिया नहीं बनाती। तो पीटीआई तो झूठ की बुनियाद पे, लेकिन जहाँ तक नून लीग से पीपल्स पार्टी के मामलात की बात की जाए, अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए, तो डेफिनेटली उस पे
हमें खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन वो नून लीग के लोग उस वक़्त तो बात सुनते हैं और कहते हैं होगा, लेकिन जब उनका काम और वक्त निकल जाता है तो वो उन बातों से पीछे हट जाते हैं। फिर कमेटी की 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं आई थिंक इस्लामाबाद में, और वो अंडर वे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि शायद नून लीग सबक सीखे और अच्छा सादिया साहब, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के दरमियान जो राब्ते बहाल हुए हैं, स्पीकर कौमी असम्बली से PTI रहनुमाओं ने मुलाकात भी की है, इसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर शामिल है, और दूसरी तरफ से आज़म रज़ीक़ तारण मौजूद हैं। क्या समझती हैं आप, PTI की पॉलिसी क्या तब्दील हुई है? देखें, एक तो पहली बात यह है कि PTI को अपनी रविश तब्दील करनी होगी, उसको अपनी सियासी जमात, हम तो हमेशा कहते हैं इलेक्शन के बाद भी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को दावत दी थी, लेकिन इमरान खान साहब का जेल से बयान आया था और उन्होंने इनकार किया था कि जी मैं पॉलिटिकल फोर्सेस से कोई डायलॉग नहीं करना चाहता, और इमरान खान पॉलिटिकल फोर्सेस से डायलॉग करना ही नहीं चाहते। तो बात यह है कि अगर वो स्पीकर से जाके मिले हैं और उन्होंने कोई बात की है, अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि जो वो उनके बानी जेल में हैं, क्या उन्होंने इजाज़त दी है? क्योंकि पार्टी तो बाहर बहुत सारी बातें करती है, जैसे अभी 26 नवंबर वाला धरने का मामला था, आधी पार्टी तैयार हो गई थी, जिस जगह हुकूमत कह रही थी कि आप बैठ जाएं, धरना दे लें और फिर बात करेंगे, लेकिन बानी और उनकी अहलिया ने इनकार कर दिया और वो डी चौक तक गए। तो इस वजह से पहले तो ये है कि इमरान खान ने क्या अपनी पार्टी को ये इजाज़त दी है, और दूसरी बात यह है कि उनको सियासी उसमें आना होगा। अगर सियासी अमल का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, पॉलिटिकल फोर्स से वो डायलॉग नहीं करेंगे, तो फिर ये तो सिर्फ टीवी के लिए और एक आई वॉश है। ऑल राइट, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया सादा साहब, हमारे साथ आप मौजूद थी। तो आने वाला वक्त बताएगा आप कि क्या सी पाकिस्तान की सियासत में। अभी मैं एक ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हीरो पाकिस्तानी नू दस्तगीर बट ने उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में होने वाली एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एक नई तारीख रकम कर दी है। उन्होंने 120 kg कैटेगरी के स्कॉट इवेंट में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशिया में नया रिकॉर्ड कायम किया है, और बट साहब ने एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नू दस्तगीर बट आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करते शो में। नू भाई, आपको थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सर माशाल्लाह से रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स, और एक नया रिकॉर्ड आपने बना लिया है, ढेरों आपको मुबारकबाद। सर बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया और आप सबकी दुआएं और पाकिस्तानी कौम की दुआएं हैं मेरे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पाकिस्तान के नाम पे जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड होता जा रहा है, इसीलिए तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं उन खिलाड़ियों में आया हूँ कि जिसने एशिया पे जो है रिकॉर्ड किया है। तो बिल्कुल ये मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए जो है बड़ी जो ना प्राउड की बात है। बिल्कुल, ऐसे मुल्क का नाम आपने फ़ख्र से बुलंद किया है, हम सभी आपके ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। ये बताइए कि इस पूरे इवेंट में कितना टाइम लगा आपको अपनी तैयारी के लिए, क्योंकि 400 किलो वज़न उठाने के लिए आपने भी कोई ख़ास तैयारी की होगी? बिल्कुल, इस इवेंट के लिए दरअसल जब लास्ट में साउथ अफ्रीका गया था तो वहाँ से उसके बाद मुझे 1 महीने का टाइम मिला था। तो 1 महीने के अंदर जितनी मैं तैयारी कर सकता था तो मैंने की है, और अभी अनफॉर्चुनेटली हम 410 kg पे जाना चाहते थे, लेकिन एक लिफ्ट फेल होने की वजह से जो है 410 पे नहीं जा पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने जो है हमें जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड था एशिया का 393 उसको जो है हमने 400 पे लेके गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और जो मेरे साथ खेल रहे थे कंपटीशन वो एक ताइवान का था और एक रशिया का था, जो कि ऑलरेडी एक वर्ल्ड चैंपियन था और एक एशियन चैंपियन था डिफेंडिंग। तो उनके साथ जो थी वो मेरी कंपटीशन मेरी फाइट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोनों को जो है वो बीट भी किया है और साथ साथ एशिया का जो है रिकॉर्ड भी किया।
अच्छा नू भाई ये बताएं कि देखने वालों को एक तो कॉमन फिजिक चैम्पियनशिप्स हो गई, बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप्स हो गई, पावर लिफ्टिंग कितना मुख्तलिफ है इन चीज़ों से? बिकॉज इसमें कहने को तो आपके तीन डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें आपकी पावर लिफ्ट हो गई, डेड लिफ्ट हो गई, यानी कि एक हो गया बेंच प्रेस हो गया आपका, और एक शोल्डर प्रेस हो गया। तो कितना मुख्तलिफ है नॉर्मल जो बॉडी बिल्डिंग हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उसकी तैयारी और इसकी तैयारी में क्या फ़र्क होता है? बॉडी बिल्डिंग एक टोटली डिफरेंट जो है वो एक स्पोर्ट है, और पावर लिफ्टिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट है। बॉडी बिल्डिंग में आप जो अपनी फिजिक को रेडी करते हैं, और पावर लिफ्टिंग में जो है आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होता है। तो बॉडी बिल्डिंग में जो है वो स्ट्रेंथ पे इतना काम नहीं किया जाता, वो उस पर आपकी बॉडी पे काम किया जाता है। उस पर आपको बॉडी लीन करनी होती है, कट्स निकालने होते हैं, आपको बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। पावर लिफ्टिंग में ऐसा नहीं है, पावर लिफ्टिंग में आपको अपनी स्ट्रेंथ लेवल को जो है वो बढ़ाना होता है, जिसमें आपकी डाइट भी आ जाती है, आपकी ट्रेनिंग भी आ जाती है, और हैवी वेट्स भी आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल दोनों जो है ऑपोजिट गेम्स हैं। इनका इवेंट सिमिलर है, लेकिन करने का तरीकेकार जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा अनु भाई ये बताएं कि आप तो माशाल्लाह से हर जगह अपने गोल्ड मेडल दिए हैं, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स क्या हैं तीनों डिसिप्लिन्स में? बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट में और प्रेस में, और वर्ल्ड वाइड इसको आप अब आए कर रहे हैं कि यार अब मैंने ज़रा वर्ल्ड वाइड वाला रिकॉर्ड भी अपने नाम करना है? जी इंशाल्लाह ताला उसी के लिए लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जो है वर्ल्ड क्लासिक चैंपियनशिप आ रही, जर्मनी में आ रही है, और वर्ल्ड गेम्स आ रही हैं जुलाई में, चाइना में आ रही हैं। तो ये दो मेगा इवेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर 2025 में होंगे। इन दोनों के लिए जो है हम तैयारी भी कर रहे हैं, और इनके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, स्पोर्ट्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 470 केजीज है, और जो प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियन हुआ है उसने 450 केजीज जो है स्क्वाड लगा के जो है वो वर्ल्ड चैंपियन हुआ है। तो ये क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा डेब्यू था पावर लिफ्टिंग के अंदर, क्योंकि मेरा ये सेकंड इंटरनेशनल कंपटीशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले में हमने कॉमनवेल्थ का टाइटल विन किया, सेकंड में हमने एशिया का टाइटल विन किया, और थर्ड जो है अब हमारा सीधा, क्योंकि वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई कर गए, तो वर्ल्ड का जो है वो विद इन 6 मंथ जब कंपटीशन आएगा तो हम उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये जो 6 मंथ टर्न्योर मिला है इसके अंदर हम 450 केजीज पे रीच करेंगे, और अगर हमें मजीद थोड़ा और टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर जो है हम तोड़ने की पूरी कोशिश करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मीडिया ने फेडरेशन के साथ मामलात को उठाया था, तो क्या अभी फेडरेशन के साथ मामलात कुछ बेहतर हैं या वही हालात हैं? अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने बड़ी सपोर्ट भी दिखाई थी, पाकिस्तानी अवाम ने भी बहुत सपोर्ट दिखाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही किसी अदारे ने, ना ही हुकूमती सतह पे जो है ना इस मामले को बिल्कुल भी जो है ना ही हैंडल किया गया, ना ही सही किया गया, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहे हैं इंटरनेशनली। तो अब बस यही है कि इंटरनेशनल केस का जब फैसला आएगा तो फिर उसके बाद ही ये लोग जो है साइड पे हटेंगे। और रही मेरे मामला की पर्सनल जो इश्यूज थे इनके साथ, वो इश्यूज अभी भी उन्होंने इसी तरह रखे हैं, और वो इसी तरह रखेंगे, इसलिए जो है मैं स्विच करके पावर लिफ्टिंग में आएंगे, ताकि मेरा जो है लाइफ का जो पीक टाइम है वो टर्न्योर जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा नूह भाई ये बताइए, ओलंपिक्स पे अब नज़रें हैं, क्योंकि पिछली बार तो नहीं हो सका था मामला, तो अब ओलंपिक्स पे भी आपकी नज़रें होंगी? ब्रदर दरअसल जो पावर लिफ्टिंग है वो ओलंपिक्स में अभी तक नहीं है, नहीं होता, लेकिन हमारी फेडरेशन के मतलब रिपोर्ट के मुताबिक इसे नेक्स्ट ओलंपिक्स में दाखिल किया जाएगा एलए में। तो अगर पावर लिफ्टिंग को उसमें दाखिल किया जाएगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको जो है ना ओलंपिक में एक और मेडल गोल्ड जरूर दिखेगा इंशाल्लाह। अच्छा नूह दस्तगीर, अब मुझे ये बताइए कि हमने देखा कि आपने जगह जगह से मेडल्स लिए, यू बीन इनटू द फील्ड नाउ, अब टाइम हो चुका है जब आप वो पाकिस्तान का ब्लेजर पहन के और पाकिस्तान का परचम बुलंद करते हैं, जब नेशनल एंथम प्ले होता है, और उसके बाद जब आते हैं आप, और रिकग्निशन उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है हमारे यहाँ, तो उस वक्त कैसा फील होता है? आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स में हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, और बाकी ना सिर्फ ये कि पावर लिफ्टिंग हो गई, हमारे पास MMA का इतना अच्छा टैलेंट है, हमारे पास बॉक्सिंग का इतना अच्छा टैलेंट है, हमारे पास जितना स्पोर्ट्स है उसका इतना अच्छा टैलेंट है, राइट फ्रॉम स्क्वॉश एंड हॉकी। डू यू थिंक अब वक्त आ गया है नूह साहब
कि ज़रा इधर भी नज़रें करम करें, क्योंकि जितनी मेहनत आप लोग करते हैं शायद ही और कोई करता होगा। ब्रदर, मैं इसमें ना थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करूंगा आज, क्योंकि अक्सर ये सवाल जो है मुझसे किया जाता है। इसमें क्रिकेट का कोई जो है अमल दखल नहीं है। क्रिकेट की अपनी फेडरेशन है, पीसीबी है, वो अपनी जो फेडरेशन है वो उनके लिए काम कर रही है, वो उनके लिए स्पॉन्सर्स ला रही है, वो उनको अगर टीवी चैनल्स पे लेके जा रहे हैं। अगर आज क्रिकेट उस मुकाम पे है तो वो पाकिस्तानी अवाम ने बिठाया हुआ है और पाकिस्तान की मीडिया ने उसे वो हाइप दी हुई है। वो इसमें क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरी फेडरेशंस हैं वो तनख्वाहें खाने के अलावा उनमें और कोई काम नहीं है। ना ही वो हमारे स्पॉन्सर्स लाती है, ना ही वो हमारी मैनेजमेंट कोई करती है, ना ही वो हमें आगे बढ़ाने के लिए कोई और काम करती है। तो उनको चाहिए कि ये ब्लेम क्रिकेट पे करने के बजाय अपनी फेडरेशन के ऊपर काम करें। जो ओहदेदार बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि वो जो खिलाड़ी हैं उनके लिए स्पॉन्सर्स लेकर आए। उनके लिए उनको वहां पे बिठाया क्यों गया है? उनको बिठाया इसलिए गया है ना कि जो प्लेयर्स हैं, जो फेडरेशन, मतलब अगर मैं पावर लिफ्टिंग हूँ तो पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का ये बनता है कि मुझे कंपनी से स्पॉन्सर्स ला के दें, मुझे वो सपोर्ट करें, मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग पे भेजें। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ वो नहीं सपोर्ट कर रही है, हमें नहीं कर रही। हमारे भी बजट मिलते हैं, उनके भी बजट मिलते हैं। लेकिन ये है कि क्रिकेट जो है साउथ एशिया में जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है और हमारी आवाम ही देखती है, और हमारी आवाम ही जो है बाद में उनको जो है ना गालियां भी निकाल रही होती है, और हमारी आवाम ही उनको उनके मैचेस भी देखने जा रही होती है। बिल्कुल नू भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और एक बार फिर बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं प्रोग्राम में आप क्या क्या है। वेलकम बैक जनाब। बचपन में हम एक नज़म बड़े ज़ोर शोर से याद किया करते थे। जाड़ा आया धूम मचाता, कपड़े गर्म पहनाता आया, कैसी हवा है थर 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 कांपते हैं सब। इसी तरह की कोई नज़म थी, मुझे याद आई अभी, क्योंकि जाड़ा जो है ना वो बाकायदा आ चुका है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फ़बारी की तवक्को है। आज मरी और गलियात में भी हल्की बर्फ़बारी और बारिश का इम्कान है। तो क्या सोचें मौसम हो जाएगा। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों पे शदीद सर्दी रहने का इम्कान है। और कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है, लग तो मुझे भी रही है। अहम शहरों की दर्जे हरारत की बात करें तो कराची में जो आज टेम्परेचर है वो मिनिमम टेम्परेचर जाएगा 13 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्री तक। अगर बात करें हैदराबाद की तो हैदराबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 9 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक। मीरपुर खास आपको लिए चलते हैं। मीरपुर खास में मिनिमम टेम्परेचर आज होगा 8 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्री तक। नवाबशाह में कम से कम दर्जे हरारत आज होगा सिर्फ 7 और मैक्सिमम जाएगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लाड़काना में मिनिमम टेम्परेचर होगा 7 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्री तक। उसके बाद लेकर चलते हैं आपको गवादर की तरफ। गवादर में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 17 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 24। स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। क्वेटा में जनाब मिनिमम टेम्परेचर होने जा रहा है -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मुल्तान में भी कम से कम दर्जे हरारत 7 और मैक्सिमम जो है वो जाएगा 20 डिग्री तक। अगर मैं बात करूं लाहौर की तो लाहौर में आज मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 6 और मैक्सिमम जाएगा 19 डिग्री तक। लेकर चलते हैं आपको फैसलाबाद की जानिब। फैसलाबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 6 और मैक्सिमम जाएगा 18 तक। स्काई क्लियर होगा, सूरज भी चमकता नज़र आएगा। और अगर बात करें शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 6, बादल छाए रहेंगे, मैक्सिमम जाएगा 17 डिग्री तक। बात कर लेते हैं कुछ उसी के पड़ोस की मरी की, तो मरी में आज मिनिमम दर्जे हरारत होने वाला है 6 और मैक्सिमम जाएगा 70 डिग्री तक। बात करते हैं पेशावर की अगर, तो पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर होगा 6 और मैक्सिमम टेम्परेचर होगा 19 डिग्री तक। मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जे हरारत जो है आज होगा -2 और मैक्सिमम जाएगा 12 डिग्री तक। और स्कर्दू में आज जो मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है वो है -16
ओ माय गॉड, और मैक्सिमम जाएगा 6 डिग्रीज तक। सो ये थी मुल्क भर की वेदर अपडेट्स। और आपको दिखाते हैं कुछ मरी का हाल कि मरी में आजकल क्या है। मरी में हमारे नुमाइंदे हैं आरिफ सईद, और उनसे जानते हैं कि मरी के हाल क्या हैं सर्दी से। जी आरिफ, बताइए। जी बिल्कुल, मलका अक्सार मरी इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। 4 रोज़ कबल यहाँ पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला बंद हो गया था। बर्फ जो है वो अपनी यहाँ पर तह न जमा सकी, लेकिन यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। दिन के औकात में यहाँ पर मौसम बादलों और सूरज की आंख में चोली का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन दिन ढलते ही यहाँ पर जो है वो यख बस्ता हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे नुक्ता दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता जमात से गिर जाता है। इसी तरह अगर स्याहों की बात की जाए तो स्याह भी यहाँ पर जो कम तादाद में पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनकी निगाहें आसमान की तरफ होती हैं कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो यहाँ पर बर्फ़ के नज़ारों को देख सकें। लेकिन बर्फबारी न होने के बायस उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है, और स्याह जो है वो अपने कमरों में सर्दी की वजह से मुकीद होकर रह जाते हैं। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो मरी इंतजामी की जानिब से यहाँ पर स्याहों की सहूलियात के लिए 13 फैसिलिटेशन सेंटर कायम किए हैं, ताकि स्याहों को किसी किस्म की परेशानी ना हो और ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार रहे। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले चंद रोज़ तक जो है वो यहाँ पर मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो नुक्ता जमात से गिरा रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ। आरिफ हमें मरी से अपडेट्स कर रहे थे, लेकिन बाकी की क्या अपडेट्स हैं इसके लिए हम चलते हैं फैसल के जानिब और आगे लेके चलते हैं कि क्या हैं आज मौसम के हालात। चलिए मेरे साथ। चलें अब ज़रा चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से भी बात कर लेते हैं कि पूरे मुल्क में मौसम कैसा रहेगा। तो सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो फाइनली अब कराची में भी हम स्टार्ट करें, आगाज़ करें कराची से। तो कराची में भी अब सर्दियाँ भरपूर आ चुकी हैं, पारा मज़ीद नीचे जाएगा? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कराची में वही 11 से 12 10 से 12 की रेंज में चल रहा है टेम्परेचर। आपने पिछले 3-4 दिनों से नोट किया होगा कि कहीं 10 कहीं 11, आज 11.5 आया है। और जाहिर है कि जो खुली जगह हैं, मुसाफाती एरियाज़ हैं, वहाँ इससे हो सकता है 10 से कहीं कहीं कम भी हुआ। जैसे चिनाब टर्मिनल पे 2 दिन 9 पॉइंट समथिंग रिपोर्ट हुआ था। इसी तरह से जो दूसरी खुली जगह हैं जैसे सुपर हाईवे की साइड पे हो गया या नॉर्थ कराची हो गया या उधर जो मतलब ओपन स्पेसेस है, ज़ाहिर है वहाँ और कम होता है, 1-2 डिग्री कम हो जाता है। तो यही ट्रेंड रहेगा कराची में अगले 1-आध हफ्ते 10 दिन तो कह सकते हैं आप 10 से 12 की रेंज में टेम्परेचर रात का। और दिन के टेम्परेचर भी जैसे पहले 30s में चल रहा होता था नवंबर के आखिरी दिनों में या दिसंबर के पहले जो शुरू के दिन थे उनमें 30-31 वो अब कम होकर 26-27 पे आ गए। तो यूँ आप कह सकते हैं कि दिन में भी कोई ऐसा जो उतनी बहुत तेज़ धूप नहीं होती, निस्बतन सर्द मौसम है। और कल बिलखुसूस कुछ तेज़ हवाएं चलेंगी। ज़ाहिर है जो सर्द और खून की उसकी खुश्की की वजह से खून हवाएं होंगी। और सरदार साहब अब ज़रा नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर लें। बर्फ़बारी जो है वहाँ पे इस वक्त कहाँ कहाँ हो रही है और मज़ीद उसमें कितनी ज़्यादा शिद्दत आ सकती है आने वाले दिनों में? देखें ये कोई इतनी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वो नहीं हो रही बर्फ़बारी और ना ही बारिश। एक हल्की सी वेव थी जिसने कल भी हुई है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान में यानी स्कर्दू रेस्टोर वगैरह की तरफ कोई हल्की फुल्की हुई है, स्नोफॉल हुई है कहीं, और कहीं से कहीं की बूंदाबांदी या बिल्कुल हल्की लाइट रेन रिपोर्ट हुई है। तो ये जो हल्का सा एक वेव है वेस्टर्ली वेव, वो उसके असरात बिल्कुल उधर ही हैं, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह की तरफ हैं, या केपी के जो शुमाली इलाका जाते हैं, वादी सवात हो गया या ऊपर चतराल दीर वगैरह का इलाका हो गया, तो उन इलाकों तक महदूद है। और मेरे ख्याल में आज वो निकल जाएगी, आज या कल निकल जाएगी वो वेव भी। और अगले चंद दिनों तक, हफ्ते 10 दिन तक, बल्कि 2 हफ्ते तक कह सकते हैं आप, कोई 24-25 उस तक दिसंबर तक तो बिल्कुल ड्राई वेदर ये मुल्क के बेशतर जगहों में, लेकिन सर्द मौसम। ऐसे सरफराज साहब, अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ कराची के बारे में आपसे पूछूं तो सुनने में आ रहा है कि कराची का जो मौसम है वो मज़ीद सर्दी की तरफ जाएगा, मज़ीद सर्दी जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो इज़ इट ट्रू? देखिए ज़ाहिर है कि अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, तो जनवरी का महीना तो दिसंबर के मुकाबले में और भी सर्द होता है सभी जगहों पर। वो तो कोल्डेस्ट मंथ जनवरी ही होता है आल अक्रॉस पाकिस्तान, तो ज़ाहिर है कराची भी उसमें शामिल है। अदरवाइज़ भी आप टेम्परेचर से अगर उसको एसेस करना चाहें, जो मिनिमम का एवरेज टेम्परेचर होता है, तो दिसंबर का 13.4 है,
जिससे 2 से 2.5 डिग्री नीचे जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कराची का टेम्परेचर भी। तो इसी रेंज में रहने का इम्कान है और बहुत ज़्यादा इसमें कोई इतना फॉल नहीं आएगा। लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे आप जनवरी की तरफ बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इसमें फिर सिंगल डिजिट में बेशतर जगहों पर जनवरी में आ सकता है, उसमें ज़ाहिर है कि सर्दी बढ़ जाएगी। और बलूचिस्तान की अगर बात करें, क्वेटा की बात करें, तो वहाँ पे वेदर कैसा रहेगा आने वाले दिनों में, और बर्फ़बारी वहाँ पे कब तक एक्सपेक्टेड है, ज़ियारत वगैरह में? देखिए वही खुश्क और सर्द मौसम ही है। जैसे टेम्परेचर -5 तक चला गया है रात का टेम्परेचर, और दिन में भी ज़ाहिर है वहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता, 12 से 14 डिग्री तक ही जाता है। और बारी और अपना जो बारिश और बर्फ़बारी का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिसंबर के जो बिल्कुल आखिरी हफ्ता होगा उसमें कुछ इम्कान होगा, वो भी वही जो गिलगित बल्तिस्तान और केपी के जो शुमारी इलाका जाता है उन्हीं तक। अब देखिए कोयटा की तरफ इतनी वेव अगर एक्सटेंड करे तो फिर इम्कान होगा, लेकिन दिखाई नहीं देता कि दिसंबर के जितने भी दिन हैं उसमें कोयटा और ज़ियारत व्यारत की तरफ कोई ऐसा वेदर हो। वैसे सरदार साहब एक सवाल है मेरा कि पिछले सालों में बर्फ़बारी का पैटर्न क्या चेंज हुआ है, यानी कि लेट होना शुरू हुई है या पहले भी ऐसा ही होता था, और अगर तो शिफ्ट हुआ है स्नोफॉल का पैटर्न तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए जो बड़ी वजह तो वही आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब जो वेदर पैटर्न जिस तरह की एक तरह से नॉर्मल उनका सीजनैलिटी होती थी या उसमें एक पैटर्न होता था, तो वो दिसंबर में कोई एक आध स्पेल हो जाया करता था इस तरह बारिश का, बर्फ़बारी का, जो एवरेज सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। फिर जनवरी में 3 से 4 एटलीस्ट स्पेल हुआ करते थे, और फिर फरवरी में, और फिर मार्च तक। तो पिछले चंद सालों से स्नोफॉल की जो क्वांटिटी है वो उसमें कमी आई है। और अदरवाइज़ भी आप पिछले अगर 63-64 सालों का डेटा हमने एनालाइज किया तो हमने देखा जितने स्नोफॉल रिसीविंग स्टेशन है हमारे नॉर्थ में, कोई 8 से 10 स्टेशन जितने भी हैं, उनमें स्नोफॉल के जो स्नोई डेज़ होते हैं यानी वो पहले के मुकाबले में 8 से 10 दिन उसमें कमी आ गई है। तो इसका मतलब है क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट वार्म हो रही है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर्स बढ़ते जाएंगे तो उस तरह से उसमें भी जो आपके सेट वेदर पैटर्न्स हैं उनमें चेंजेस आती जा रही हैं। तो उसके असरात बिल्कुल हैं कि सर्दियों का दौरानिया निस्बतन 8-10 दिन कम हो गया है बेशतर जगहों पर। इसी तरह से स्नोफॉल, नंबर ऑफ़ स्नो डेज़ जो होते थे उनमें भी कमी आ गई है। तो सर फराज साहब इसका मतलब है कि हर साल सर्दियां लेट होती चली जाएंगी और 10 दिन आगे पीछे होता चला जाएगा इस तरह से, तो सर्दियां तो बिल्कुल ही महदूद रह जाएंगी फिर? अनफॉर्चुनेटली देखिए ये जो ग्लोबल वार्मिंग का ट्रेंड है ना, अगर बिजनेस एज यूजुअल जिसे कहते हैं चलता रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस और दूसरी जहरीली गैसेस की इमिशंस को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर पूरी वर्ल्ड वाइड, ये आपको पता है कि हर साल एक होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, उसमें ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। अभी बाकू में ख़त्म हुई है पिछले नवंबर में, 12 से 22 नवंबर तक वो कॉन्फ्रेंस रही, लेकिन कोई ऐसा उस पर कोई जितनी चीज़ें डिस्कस होती हैं उन पर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्शन, कोई अमल दरामद नहीं होता। तो जब तक कि बढ़ती हुई आलमी हिद्दत जो है ना इसको किसी उस तक महदूद ना किया जाए, कंट्रोल ना किया जाए, तो फिर ख़दशा यही है कि इन गैसेस की ज़्यादा अखराज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये आप मतलब सर्दियों का जिसे कहते हैं ना दौरानिया उसको कम करते जा रहे हैं और गर्मियों का दौरानिया बढ़ता जा रहा है उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद। और सर्दियां जो हैं वो कहीं कहीं आ गई हैं, कहीं कहीं अब खैर इतना तो इंतज़ार नहीं हो रहा, पूरे मुल्क में हो गए हाँ, लेकिन पीपल आर वेटिंग फॉर द स्नोफॉल। बिल्कुल, मैं भी, क्योंकि हुडीज़ पहननी है, स्वेटर्स पहनने, जैकेट्स पहनने, यहाँ तो बैठ के बर्दाश्त नहीं हो रही सर्दी और बर्फबारी का जो आप इंतज़ार कर रही हैं। ब्रेक ले लें, इस ब्रेक का इंतज़ार कर रही हूँ, इस पर ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। फैसल, स्टॉक मार्केट की क्या सूरत है? जब दिन अच्छा गुजर है तो स्टॉक मार्केट भी अच्छी चल रही होगी। 100 इंडेक्स ने 1,10,000 की नफसियाती सतह ऊपर की है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तेज़ी देखने में आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, ना सिर्फ एशिया की बल्कि दुनिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट में इसका शुमार किया जा रहा है। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद शुनाइद साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर हम देख रहे हैं, आई मीन रिकॉर्ड ब्रेकिंग, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू रिकॉर्ड इन द स्टॉक मार्केट। तो अहमद साहब, हाउ इज़ द सेंटिमेंट नाउ और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इस परफॉर्मेंस पे
हाउ इज़ द फीलिंग, मज़ीद कितना इसको ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस वक्त बड़ी स्टेबल मार्केट है, बड़ी एंटरप्राइजिंग मार्केट है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स के पास आ गया है, और फिर एक रैली चल पड़ी है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस बात की कमाली करती हैं कि एक एश्योरेंसेस है तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से कि ये वो बबल नहीं है बल्कि एक्चुअल मार्केट है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, शेयर की प्राइसेस हमेशा टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसके पी रेशो पे डिपेंड करती हैं, प्रॉफिट अर्निंग रेशो पे। पाकिस्तान का प्रॉफिट अर्निंग रेशो जो है वो इस वक्त भी जो है वो 4-5 के लेवल पर है, जो 7-8 होना चाहिए आइडियली, और दुनिया का जो पी रेशो है वो 12-13 के करीब है। तो आज मार्केट में गुंजाइश मौजूद है, गवर्नमेंट की मस्बत पॉलिसीज़ है, और इन मस्बत पॉलिसीज़ की वजह से मैं समझता हूँ कि मार्केट की ये जो बुलिश सेंटिमेंट्स हैं वो बरकरार रहेंगी। आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया बबल का। वी स्टिल रिमेंबर इस तरह का एक बार वाक़या हो चुका था, और आपको भी याद होगा कि मार्केट बहुत हाई जा रही थी और अचानक से फिर बबल बस्ट हुआ, वो धड़ाम से फिर नीचे आ गिरी। इस बार जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, इस बार डिविडेंड्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त दे रही है मार्केट अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को। सो मैं चाहूँगा आप एक बार फिर इस पर थोड़ा सा लोगों को बताइए कि ये जो इस बार स्टॉक मार्केट ऊपर आई है, बहुत से लोग आपको अहमद शुन ऐसा पता है कि हमारे यहाँ फेसबुक पे लोग इसका मीम्स बनाते हैं कि इतनी ऊपर जा रही है और सिर्फ पाकिस्तान में एक ही चीज़ है जो इस वक्त ऊपर जा रही है, बट आई वॉन्ट यू टू टेल दोज पीपल कि ये जो ऊपर जा रही है ये बहुत स्टेबलाइज्ड किस्म से ऊपर जा रही है, एंड दिस इज़ नॉट अ बबल। देखिए, ये सोचना चाहिए लोगों को, और ये सोशल मीडिया की जो भी खुराफात हैं वो लोगों को शायद डिस्करेज भी करती हैं, उनको एक बबल की तरफ इशारा देती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज लोगों को ये देखना चाहिए कि जो कंपनीज़ हैं उनकी अर्निंग्स क्या हैं। आप अगर मैं वैसे ही सादे अल्फाज में बात कर लूँ तो जो कंपनीज़ 2 अरब को मुनाफा कमाती थी वो शायद अब 20 अरब कमा रही हैं, 20 अरब वाले 200 अरब कमा रहे हैं। तो इस मुल्क में कोई प्रॉफिट अर्निंग्स हुई हैं, तभी तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। मैं और आप आंख बंद करके कोई स्टॉक मार्केट में जंप नहीं कर सकते, और कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जो है वो ये देखता है कि इस कंपनी की हैसियत क्या है। आप कहीं भी दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप कोई दुकान लगाने जाते हैं, आप कोई नया कारोबार शुरू करने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी उसकी R&D भी करते हैं, उसकी ड्यू डिलिजेंस भी करते हैं, और उसके बाद जो है वो उसमें पैसे डालते हैं। तो यहाँ जो लोग पैसे अब डाल रहे हैं उसको भी इस तरह समझ लेना चाहिए कि लोग सोच समझकर, देखकर, कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखकर, उसके डिविडेंड लेवल्स को देखकर, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर ये काम कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये मार्केट इतनी वाइब्रेंट कल क्यों नहीं थी, आज क्यों हो गई है। तो मैं सिर्फ मवाजना ये करूँगा कि पाकिस्तान की अगर इकनॉमिक कंडीशंस देखें तो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशंस आज 3-4 साल पहले वाली इकोनॉमिक कंडीशंस आ रही है कि जब हमारा जो रिजर्व्स था, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $12.5 बिलियन के करीब अब पहुंच चुका है। और अगर आप देखें 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हार्डली $1.5 बिलियन था, जो शायद 2 हफ्ते की भी इम्पोर्ट्स के बराबर नहीं था। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। इसके बाद फिर एक दूसरी सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि जो आप एक्सपोर्ट करते हैं और जो आपकी रेमिटेंसेस आती हैं उसके मुकाबले में आपकी जो इम्पोर्ट्स थी उसमें $30 बिलियन का फ़र्क था। आज वो $30 बिलियन का फ़र्क जो है वो रिजर्व होकर प्लस में चला गया, और शायद हम तकरीबन $1 बिलियन प्लस में आ गए हैं, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पूरा हो और पाकिस्तान का खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट का कोई जो है वो सरोकार ना हो, कोई चांस ना हो, और पाकिस्तान की एक मजबूत इकनॉमी की तरफ इशारा हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इस इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर पाकिस्तान में लोग कारोबार करना चाहते हैं, और कारोबार करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डालकर मैं समझता हूँ कि लोग बआसानी जो है न सिर्फ मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए भी एक रेवेन्यू जनरेशन अदा कर सकते हैं। तो हमारा रेवेन्यू जनरेशन स्टॉक मार्केट से आ रहा है तो वो सबसे बेहतर है। चौधरी साहब, एक और चीज़ वो ये कि अगेन आम लोगों को समझाने की बहुत ज़रूरत है
जब स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोग सवाल करते हैं कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फिर असरात इसके आम आवाम पे क्यों नहीं पड़ रहे, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। लोगों को ये भी समझा जाइए अहमद चुनाय साहब कि स्टॉक मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ना कि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। देखिए, जब ये कहते हैं कि आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, और ये तो सिर्फ लेट से कुछ 40-50 हज़ार प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट में जो ये पैसे कमा रहे हैं, और बाकी जो 25 करोड़ की आवाम जो है उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो मैं समझता हूं कि इसको इस अंदाज में देखना चाहिए कि जब लोग अपना सरमाया स्टॉक मार्केट में डालेंगे, जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाएंगी, और वो जो इन्वेस्टमेंट इस तरह बढ़ाएंगे कि मशीनरी की एक्सपेंशन करेंगे, और मशीनरी की जब एक्सपेंशन करेंगे तो 2-3 सूरत हाल पैदा होगी कि हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होंगी, और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लोगों को अच्छी पे मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली हालात बेहतर होंगे। स्टॉक मार्केट से बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्टली इफेक्ट नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत बड़ा। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट वो इफेक्ट है कि जिसमें लोगों को तस्वर नहीं है कि अगर एक नई फैक्ट्री लगती है तो 1000, 1500, 2000, 2500, कहीं 5000 लोगों के पास जॉब एम्प्लॉयमेंट, अच्छी फैक्ट्रियाँ लगे, अच्छी जॉब एम्प्लॉयमेंट मिले, तो इसके बाद जो है वो ज़ाहिर है टेक अच्छा हो जाता है, लोगों का सैलरी लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और मुल्क में जो है वो पैसे की फरावानी शुरू हो जाती है, और ज़ाहिर है जब पैसा सर्कुलेशन में आता है तो इसका बेनिफिट जो है वो हर सेगमेंट को मिलता है। ये बेनिफिट जो है वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो शायद आम आदमी को समझ नहीं आता, मगर मैं समझता हूँ कि टेक्निकली जो है वो इस स्टॉक मार्केट से पूरे मुल्क को बेनिफिट जाता है। कहीं भी स्टॉक मार्केट जो है वो किसी कंट्री का बैरोमीटर होता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, और हमारा बैरोमीटर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं समझता हूँ इस तरह की नेगेटिव बातें जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। और आखिर में चुनाव साहब ये बताते जाइए कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। हाँ, साथ में ये बता दूं कि मार्केट रिस्क है, देखने वाले अपने जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर R&D वो उस पर इन्वेस्ट करें। तो प्लीज़ बताइए सर, कौन से सेक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया? देखिए, आप हमेशा मुझसे ये सवाल करते हैं और आज फिर मैं इस पे जवाब दूंगा कि देखिए तमाम सेक्टर्स इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म आप अपना ऑयल सेक्टर देख लें, ऑयल मार्केटिंग सेक्टर देख लें, आप अपने इंजीनियरिंग सेक्टर को देख लें, इसके बाद आप अपना बैंकिंग सेक्टर देख लें, फिर फूड सेक्टर देख लें, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स देख लें। ये सारे सेक्टर्स जो हैं जिनके शेयर्स आपके सामने हैं, जिनकी स्क्रिप्ट्स की दिन रात चुगनी तरक्की आप देख रहे हैं, तो ये सारी अच्छी मार्केट्स हैं। मैं बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि जी जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है उसको एक दफ़ा देख ज़रूर लें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देख लें, वो देख लें कि आया वो चल रही है कि नहीं चल रही। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं कि जो बिल्कुल नहीं चल, जो जिनकी कोई प्रोडक्शन नहीं होती और वो शेयर्स बढ़ रहे होते हैं, तो ये स्पेकुलेशन होती है। हम खुदारा इस स्पेकुलेशन में ना जाएं, हम सिर्फ और सिर्फ उन शेयर्स की तरफ जाएं कि जो कंपनीज चल रही हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, और उनका कोई बहुत ज़्यादा खुदा ना खासा डेट्स नहीं है, और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है आगे जाके। ये तो हर एक को समझ आती है कि ये दुकान अच्छी चल रही है, ये दुकान ख़राब चल रही है, यहाँ कस्टमर ज़्यादा जा रहे हैं, ये दुकान खुली हुई है, सेल्स कर रहे हैं। हमें इस अंदाज से उसको लेना चाहिए। हमें भेड़ चाल से कि मैंने कह दिया कि जी फला शेयर ले लो और वो कंपनी बंद पड़ी हुई है, फिर भी उसका शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि लोगों को इस तरह के बेवकूफ़ी के स्कैम्स में नहीं पड़ना चाहिए। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया अहमद चुनाय साहब वक्त का, और अंडर योर लीडरशिप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, हम ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेकिन ब्रेक के बाद एक अहम टॉपिक को हम छेड़ने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा बहुत ज़्यादा। वेलकम बैक जनाब। शादियां पहले ही महंगी, अब मज़ीद महंगी होने का खदशा है कि नहीं? एब्सोल्युटली। हुकूमत ने शादी की तकरीबात पर जो टैक्स लगाया है, मज़े की बात यह है कि वो और कोई नहीं मैं और आप ही तो देंगे। ये 10% जो विद होल्डिंग टैक्स है, ये जो वसूल किया जाएगा, अब इस पर सवालात बहुत है। हमने 2 रोज़ कबल जो शादी हॉल एसोसिएशन है उनके सदर से भी गुफ्तगू की थी। बारह
पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी, लाचारगी और जो कुछ भी आप कह सकते हैं उन्होंने उसका इजहार किया। उन्होंने कहा कि सर हम क्या कर सकते हैं, विद होल्डिंग टैक्स तो हमारा मामला है ही नहीं, तो बस आपको जो करना है अब आप जाने और FBR जाने। हाँ, लेकिन ये है कि वो उनको एक कलेक्टिंग एजेंट बनाया गया है कि वो कलेक्ट करेंगे हमसे और वो देंगे आगे। मतलब अल्टीमेटली पिसेंगे हम ही। जी, आम आवाम ही ऑब्वियसली पिसेंगे, क्योंकि अगर आप शादी के लिए सामान लेने जा रहे हैं, वहाँ के टैक्स से लेके अब ये 10% विदहोल्डिंग टैक्स ये भी लगाया जाएगा, तो इस पर भाई है कोई पूछने वाला, है कोई बात करने वाला? जी है, बिल्कुल है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन अब्दुल सलाम दादाभाई साहब। दादाभाई साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं करे बंदा, मतलब अब शादियां भी ना करें हम लोग हैं। अच्छा, ये तो पहली वाली है, ऐसा ना हो कि हुकूमत ये कहे कि जो दूसरी तीसरी बार कर रहा है ना वो 22-25% टैक्स, वो 25% देगा। नहीं जी, शादी बिल्कुल करें लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें टैक्स नेचुरली शादी हॉल वाला तो देगा नहीं। द बक हैज़ टू बी पास्ड एंड दैट ऑब्वियसली गेट्स पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। तो वो मैंने आपका सवाल जो आपने पूछा था और वो जवाब नहीं दे सके, उसकी मैं आपकी इजाज़त हो तो एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इट्स बेसिकली 10% टैक्स ऑन व्हाट यू गेट इनवॉइस्ड फॉर। ठीक है ना जी। कुछ शादी हॉल्स जो हैं वो सिर्फ किराया चार्ज करते हैं, डेकोर और खाना आपका होता है जी, तो नेचुरली यू गेट इनवॉइस्ड फॉर द रेंट ओनली, तो उस पे 10% है। अब अगर उन्होंने उस इनवॉइस में डेकोर भी शामिल किया तो फिर 10% उस पे है। एंड देर आर सम शादी हॉल्स दैट हैव अ पैनल ऑफ केटरर्स जो खाना भी अरेंज करते हैं, तो फिर 10% उस पे है। बेसिकली इट इज़ 10% ऑन व्हाट यू गेट इनवॉइस्ड फॉर। ये बड़ी सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, और आपने और हमने जो अवाम है उन्होंने ही पे करना। और मज़े की बात है कि 10% फाइलर के लिए, नॉन फाइलर उस पर 20% है। भाई बात दरअसल ये है, हम ये रोना तो काफ़ी अरसे से रोते रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ उसी गन्ने को बार बार मशीन में पीसा जाए, टैक्स नेट को ब्रॉडन करके नए फाइलर्स बनाए। देखिए, जब तक टैक्स नेट को ब्रॉड करके तमाम ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को टैक्स नेट में नहीं लाएगा तो फिर यही होगा। बात दरअसल ये जो फाइलर है वही पिसेगा, उसी पे नित नए किस्म के टैक्सेस लगेंगे, उन्होंने ही ये ब्रंट बर्दाश्त करना है। अब गवर्नमेंट टैक्स तो लगा देती है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से रियलाइजेशन का फुकदान है कि एक ही स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल को टैक्स करके एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन और होपलेसनेस की फ़िज़ा है। बात दरअसल ये कि मैं फ़र्ज़ कीजिए आप में हम में से कोई भी फाइलर है, वी आर वर्चुअली पेइंग टैक्स ऑन एवरीथिंग, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेशन हो या इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो वो अच्छा ही रहा जो फाइलर बना ही नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है ना, फॉर ऑल रिकॉर्ड्स एंड पर्पसेस हो तो बहुत अच्छे रहे। अच्छा, तो फिर इस पे फिर फाइलर यही करेगा ना कि बल्कि मैं तो समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम किया आपने, ये बहुत अच्छा इक़दाम किया। इससे होगा ये कि सादगी को मज़ीद लोग अपनाएंगे, वो थोड़े कम मेहमानों को बुला के किसी मैदान में या तो टेंट लगवा लेंगे, या फिर जो आजकल कराची, अब आई डोंट नो अबाउट द अदर सिटीज़, लेकिन कराची में यहाँ पे डिफेंस में, बंगलोज वगैरह में ना इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं, या स्कूल ग्राउंड्स में। हाँ, वो बुला के और वो हो जाएंगे फिर। नहीं भाई, कराची में तो एक और फिनोमेना देखने को ये आया कि आपने अपने घर के बाहर कनात खींची, लेफ़्ट और राइट के पड़ोसी से NOC हासिल की, उनको लूप में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, और आपने अपने घर के बाहर ही 100-200 आदमियों का खाना कर दिया। बात सादगी की नहीं है, सादगी तो वैसे भी अपनानी चाहिए, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए ना, एक निज़ाम है जिसमें लोग इस वक्त बाय एंड लार्ज बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, गम भी है, गुस्सा भी है, और एक मायूसी की सी भी कैफियत है।
उसमें अगर आप इस किस्म के इक़दामात करेंगे, शादी पे टैक्स लगा दिया, शादी हॉल्स पे टैक्स लगा दिया, तो ये और कुछ नहीं करेगा, इट विल जस्ट राइज द टेम्परेचर ऑफ द पीपल, ठीक है ना जी। इसको थोड़ा सा टोन डाउन करके, या आप कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिसमें जो फाइलर्स नहीं हैं उनको आप टैक्स नेट में लाएं, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और इस किस्म के इक़दामात से गुरेज करें, ताकि फाइलर ये ना सोचे कि मैंने इस मुल्क को टैक्स के कोई गुनाह कबीरा किया है, ठीक है ना। ये आप ना सोचे कि मैं फाइलर बन के फंस गया हूँ। जी जी, वही वो कि मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है कि मैं इस मुल्क को टैक्स देता हूँ। एक बात तो ये हुई। दूसरी चीज़, मैं कई टीवी प्रोग्राम्स में एक बात करता रहा हूँ और आपके तवस्सुत से दोबारा कह देता हूँ, बल्कि मैंने एक ऑफिशियल ख़त भी लिखा है टू दी SIFC कि भाई आप आईनी तरामीम करते हैं हर चीज़ के लिए वर्चू, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों नहीं करते जी? वाई शुड दी पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी एंड दी फॉरेन इन्वेस्टर रियलाइज़ कि हाँ जी हमारे पैसे को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी, सिक्योरिटी और गारंटी हासिल है, क्यों नहीं करते आप? अच्छा, इसमें फिर सलाम साहब एक और अब ये भी चीज़ है ना कि मैं फाइलर हूँ जी, तो मुझे फाइलर बनने का क्या मिल रहा है? बाकी तमाम तर ममालिक में देर आर रीबेट्स एंड ऑल, लेकिन यहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए मैंने जी 10% राज़ी हो गया, चलें जी मैं दे देता हूँ, एट दी एंड ऑफ द डे मुझे रियासत का अच्छा बच्चा बनने पे मिल क्या रहा है? मेरे पास सहूलियात क्या हैं? प्रॉब्लम ये है ना कि मेरी या तो इमिग्रेशन की लाइन अलग कर दें, या फिर मुझे अगर बैंक की लाइन में लगना मैं चाह रहा हूँ तो मेरी लाइन फिर शॉर्टन कर दें, या फिर मुझे कोई तो फ़ायदा हो टैक्स पे करने का। मैं भी उसी गड्ढे वाली सड़क पे अपनी गाड़ी घसीट रहा हूँ जिस पे एक नॉन फाइलर घसीट रहा है। मैं अस्पताल में जा रहा हूँ तो मैं भी उसी लाइन में लगा हूँ जिसमें वो लगा हुआ है। तो मुझे एज अ फाइलर मेरे क्या बेनिफिट्स हैं कि मैं फ़ाइल करूँ टैक्स पे? वही आपकी बात कैसे अच्छा तो नॉन फाइलर हो फिर बंदा। देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो आपने सवाल पूछा है उससे पहले एक और सवाल बनता है प्लीज़, कि जब मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ तो फिर मैं अपना पानी टैंकर से क्यों डलवा रहा हूँ? मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेरे घर के बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड क्यों खड़ा है? मेरे घर में जनरेटर क्यों है? मैं सोलर पैनल्स क्यों लगवा रहा हूँ? काफ़ी सवालात हैं जो इस सवाल को प्रीसीड करते हैं। अब आपके सवाल का जवाब ये कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट का फुकदान है। दुनिया में ए गुड टैक्स पेयर इज़ ट्रीटेड एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है? वो टैक्स दे रहा है, आपके इकोनॉमिक सर्कल और साइकिल को चला रहा है। हमारे यहाँ नहीं है, अनफॉर्चुनेट है, नहीं है। आज से 20-25 साल पहले मुझे अच्छी तरह से याद है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक इनिशिएटिव और इंसेंटिव दिया था। एक्सपोर्टर्स हु एक्सपोर्टेड बियॉन्ड ए सर्टेन थ्रेशोल्ड वर इशूड एयरपोर्ट एंट्री पासेस, ठीक है, एंड दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बैगेज एंड बॉडी सर्च, ठीक है। ये उनको एक इज़्ज़त देने वाली बात थी कि जनाब आप एक्सपोर्टर हैं, आप इतने डॉलर इस मुल्क में लाए, लिहाजा आप इज़्ज़त और तकरीम के लायक हैं, काबिल हैं। थोड़ा सा वी हैव टू रीडिफाइन, रीविजिट आवर स्ट्रैटेजीज, ठीक है, कि आपने टैक्स कैसे लेना है, कितना लेना है और किन से लेना है। उसी गन्ने को बार बार मशीन में डाल के निचोड़ना जो है ना, वो एक स्टेज पे आके काउंटर प्रोडक्टिव। अब तो फूके रह गई है खुदाई कसम गन्ने की, कुछ बचा नहीं, द जूस इज एब्सोल्युटली हैव गॉन आउट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चलें ये लागू हो गया, सब कुछ हो गया, तो लेकिन ये जो लागू किया है ये सही टाइम पे लागू किया है, क्योंकि दिसंबर की शादियां तो लोग जाके जून में बुक कराते हैं, हॉल जनवरी में कराते हैं, साल पहले, 6 months पहले, साल पहले डेट नहीं मिलती, डेट्स नहीं मिलती हैं, अच्छे हॉल्स की बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको मिल जाती है। खैर, तो
ये तो फिर अभी तो एफबीआर का ये मामला टैक्स कलेक्शन ये अभी तो नहीं हो पाएगी, तो फिर ये तो नेक्स्ट ईयर ही हो पाएगा, ऐसे ही? क्यों नेक्स्ट ईयर हो पाएगा? लेकिन जी कानून आ गया है, उसका इतलाक विद इमीडिएट इफेक्ट है, और जो बुक कराएगा उसको देनी तो पड़ेगी। यानी फ़र्ज़ कीजिए मैंने जून में जाके एक हॉल जिसका रेंट था ₹1,00,000 और उसको मैंने 50,000 एडवांस दे दिया, मैंने तो उसी हिसाब से दिया ना। अब मैं जा रहा हूँ बकिया पेमेंट करने, तो बोले कि सर 50 नहीं 60 देने हैं जी, और आप देंगे। क्यों देंगे जनाब? क्योंकि आप एक माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, आपने अपनी इनवाइटीज़ की लिस्ट फाइनलाइज कर ली है, आपने अपने काउंटर पार्ट्स यानी हो चुका है, खाना रेडी है, जोड़े बन चुके हैं, तो लास्ट मिनट पे आप कहेंगे चलो ये कड़वा घूट भी 10,000 का पी लो, बिकॉज इन ऑल फेयरनेस लास्ट मिनट कैंसिलेशन इज गोइंग टू कॉस्ट यू मच मोर। तो भाई ये जो है ना बहुत सोचा समझा। वैसे हमने जब उन प्रेसिडेंट साहब को बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि इस रूल का इतलाक जो है वो 2023 में हमने कर दिया था, लेकिन सडनली इफेक्ट है जी, सडनली वो जो है वो अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं जी अब तो मतलब एकदम हाइप पकड़ गया इस ईयर। एक तो इनको तो क्लैरिटी हो गई ना कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है उसका, और दूसरी बात ये है कि जितने परेशान आप लग रहे हैं इसका मतलब ये है कि कोई खुशी की खबर दिसंबर में है। मैं परेशान नहीं हूँ, हाँ। मैं पहले ही पे करके निकल चुका हूँ। अच्छा, लेकिन 10% तो देना पड़ेगा। नहीं ना, क्योंकि मेरे आने से पहले ही हो गया था ये काम सर। अच्छा चले सर, यू आर अ स्मार्ट वन। तो चलिए कितने लोग होंगे जो ऐसे कर सकते हैं? अब ये बताएं कि अब लोग क्या करें? व्हाट शुड पीपल डू? शुड दे हैव टू स्वेलो दिस बिटर टैबलेट? सर कानून की देखिए इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ तो न बात करनी चाहिए और ना मैं कहूँगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट को ही इस्तदा कर सकते हैं कि इसको रिविजिट कर लीजिए, 10 के 5% कर लीजिए, 2.5% कर लीजिए टू स्टार्ट विद, ठीक है ना। लेट पीपल डाइजेस्ट इट स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये तो हम आवाम को नहीं कह सकते कि जी एक कानून आया आप उसका जो है ना वो उसको फॉलो ना करें, ये तो ना आप कहेंगे ना मैं कहूँगा जी। इस किस्म की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अगर रिविज़िट कर ले, रिकन्सिडर कर ले, रिव्यू कर ले, तो थोड़ा सा अवामुन्नास में जो है वो परेशानी की लहर, अब जिस तरह आप की नॉलेज में होगा 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकला कि जनाब आप लगेज लाएंगे एयरपोर्ट्स पे तो $1,200 समथिंग जो है ना वो दैट बी उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर कैरिंग मोर देन आई थिंक 1 or 2 मोबाइल फ़ोन्स तो फिर वो कमर्शियल क्वांटिटी में, ठीक है ना। एंड देयर वाज अ इमीडिएट ह्यूज आउटक्राई, फिर देन दैट नोटिफिकेशन हैड टू बी सस्पेंडेड फॉर द टाइम बीइंग। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उन लोगों को पनिश ना करें जो आपके अच्छे शहरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी मिसाल, अब चूँकि शादी हॉल्स पर टैक्स लगा, आपने किसी तकरीब में किसी को लेट से 8 बजे का टाइम दिया और एक सर्टन परसेंटेज ऑफ द पीपल आपकी बात का मान रखते हुए 8, सवा 8 बजे पहुँच गए, ठीक है। अब आप उनको पनिश कर रहे हैं फॉर दोज हु कमिंग एट 10:30। यस एब्सोल्युटली। अच्छा सर, ये ना करें। वी वुड हैव लव्ड टू टॉक मोर अबाउट इट, बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब हासिल उसूल ये कि 10% तो देना पड़ेगा, और जिन्होंने नहीं दिया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन्होंने दे दिया वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा गेस्ट बुला लें, आखिरी वक्तों में सलामी से पूरा कर लें उसको। यही हो सकता है बस। अब यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। लंच का ब्रेक प्लान बता दिया मैंने। वेलकम बैक जनाब। इस वक्त जो है ना मेरे हाथ में गरम गरम कॉफ़ी है। आई कैन कॉन्टेस्ट दैट, लेकिन आप मान लें कि इनके हाथ में गरम गरम कॉफ़ी, और अगर गरम है तो पकड़ी के अब कैसे पकड़ा? सर्दी इतनी हो गई है ना, जब सर्दी हो और कॉफ़ी हो ये सही तो मज़ा आ जाता है। पीसीआर वालों मेरा एयरपीस बंद कर दें प्लीज़। प्लीज़ बंद कर दें भाई। अच्छा तो खैर, हाँ आप कॉफ़ी की बात कर रही थी, हाँ हो गया।
मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि पता नहीं इन्होंने क्या सुन लिया है। तो भाई वो लोग जो कॉफ़ी के आदी नहीं होते सर्दियों में वो भी कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे खित्ते में कॉफ़ी कम और उसको शीरा हम ज़्यादा बना लेते हैं ना। कॉफ़ी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास तौर पे आपके लिवर के लिए, आपके दीगर अज़ा के लिए, आपको इग्नाइट कर देती है, आप जाग जाते हैं। लेकिन उसके साथ हम कर क्या रहे हैं, उसके क्या हाँ, और ये भी कि जो फ़ायदेमंद वाली चीज़ भी है उसको अगर आप ज़्यादा करना शुरू कर दें तो फिर क्या असर होता है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी नुकसान का बायस बनती है, तो माना रवि कॉफ़ी में भी ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन चलें हम इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़रगुना बुखारी जो कि माहिर ग़ज़ायात हैं। ज़रगुना अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। अब मैं आई एम वॉचिंग कि आपको कॉफ़ी तो नहीं मिली, तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि कॉफ़ी दे दें, बट would you like your coffee sweetened or black? No, I think I'll whenever I want I have it sweetened, whenever I want I have it without sugar. So it depends on I know that how much sugar कितनी अच्छी है मेरे लिए एक डे में, because I can calculate, but अगर हम moderately और मुतवाज़न तौर पे जो है शुगर का इस्तेमाल करें तो I think it shouldn't be a problem even if you're having some sweets. हाँ, बट लेकिन हम करते कहाँ हैं ना। चलें अब हम अपने खित्ते की बात कर लेते हैं। कॉफ़ी लोग कहते हैं ब्लैक कॉफ़ी इज़ द वे टू गो। बहुत सारे लोग जो अपना वेट कर्टेल करने के लिए होते हैं या इवन फॉर दैट सेक जो नहीं भी कर रहे होते, लेकिन उन्होंने ब्लैक कॉफ़ी जो है वो उसको गट हेल्थ के लिए भी लोग ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली गट हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेट वाली चीज़। सो हम अपनी कॉफ़ी में जब एक्सेस मिल्क और शुगर डालना शुरू करते हैं तो वो फिर क्या असर रखती है हमारे जिस्म पे, और उसको हम बाय द वे वी आर लाइव ऑन बोल ब्रेकिंग, हमारा फेसबुक पेज है, तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और अगर आप भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा चीनी डाल के पी रहे हैं तो आपका क्या होने जा रहा है ये ज़रगुना बताएंगी, तो प्लीज़ गो ऑन। ओके, सो आई थिंक सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉफ़ी टाइप्स क्या होती हैं। एक तो वी हैव सीन कि नंबर 1 पाकिस्तानी मार्केट, पाकिस्तान जो है वी आर लॉट ऑफ स्वीट मार्केट, हम बहुत मीठा खाते हैं, और वो सिर्फ कॉफ़ी हद तक नहीं है, वो चाहे चाय है, चाहे वी आर हैविंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाहे हमारी आइसक्रीम्स हैं, या चाहे हमारी कुल्फी वगैरह हैं। सो हम काइंड ऑफ स्वीट मार्केट है। ग्रीन टी में भी हम चीनी डालते हैं। सो ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि जामिद शीरी हमने हर चीज़ को ही बना दिया है। बट अगर मैं पर्टिकुलरली कॉफ़ी की बात करूँ, और आजकल हम ट्रेंड भी देख रहे हैं कि देयर लॉट ऑफ कॉफ़ी पार्लर स्टेशंस एंड लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स दैट आर कमिंग अप, व्हिच मीन्स कि कॉफ़ीज़ in past 10 years a new thing in Pakistani market, जबकि हम चाय I think we were in number 1 in chai in world, sort of that हमारी position थी. I think we remain on the same, but I think coffee lovers are coming in more younger generation and people are loving it. अच्छा, अब मैं सबसे पहले कॉफ़ी की किस्म की बात करूँगी क्योंकि वो बड़ी ज़रूरी है समझना। कॉफ़ी जो है पहले समझ लेते हैं, 2 तरह की होती हैं। एक वो कॉफ़ी जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है जो कि हमें पैकेट की फॉर्म में मिलती है, ब्रांडेड होती है, और दूसरी वो होती है जो कि ब्रूड होती है, जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में बनती है। इन दोनों में अब कॉफ़ी की जो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो जो मेजर कॉम्पोनेंट है वो कैफ़ीन है। ऑब्वियसली कैफ़ीन का फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो नुकसान भी है। दूसरा कंपोनेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एनीवे आर गुड फॉर योर हेल्थ, जैसे ग्रीन टी में होते हैं पॉलीफिनॉल्स वगैरह, लेकिन बिकॉज वी हैव इट इन कॉफ़ी एज वेल, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं अगर हम मॉडरेट अमाउंट में लें। लेकिन कैफ़ीन अनफॉर्चुनेटली की मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, एंड आई विल एक्सप्लेन लेटर कि कैसे अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं बताना टाइप्स इसलिए चाह रही थी क्योंकि जो ब्रूड कॉफ़ी होती है उसमें कैफ़ीन की मिकदार इंस्टेंट कॉफ़ी से ज़रा ज़्यादा होती है। एंड व्हेन वी गो इवन टू द रेस्टोरेंट्स एंड व्हेन यू गेट द ब्रूड कॉफ़ी, वहाँ पे चीनी की मिकदार और फ्रेपे जिस तरह हम पीते हैं उसके अंदर क्रीम भी होती है, एंड देयर डिफरेंट लॉट ऑफ डिफरेंट व्हिप क्रीम एंड ऑल, एंड वी गेट समटाइम्स आइसक्रीम्स एज वेल। तो वो जो हमारी कॉफ़ी पीने का मकसद है कि इट गिव्स यू दैट इंस्टेंट किक एंड इट गिव्स यू दैट अलर्टनेस। वो जो है ना उससे बढ़ के फिर वो ये हो जाता है कि वो इंक्रीज कैलोरी कंजम्पशन, कैलोरी और साथ में सिर्फ मज़े के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आप इसे पी रहे हैं। एक सवाल आया है फेसबुक पे कि जी जो लोग ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो क्या वो डिहाइड्रेशन उनके लिए ज़्यादा हो जाती है ब्लैक कॉफ़ी पीने से? कॉफ़ी किसी भी टाइप की हो, एक्चुअली डिहाइड्रेशन कैन बी पॉसिबल टू एन एक्सटेंट अगर आप ज़्यादा पिएँ, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी हो या कोई भी कॉफ़ी हो। आपने उसकी अमाउंट, कैफ़ीन की जो अमाउंट है 400 mg पर डे फॉर एन अडल्ट, उससे अगर आप बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इट कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स, फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन और माइल्ड डिहाइड्रेशन। उसको काउंट कैसे करना, यू कैन हैव मोर वाटर
and you can reduce your caffeine content by changing your coffee. आप decaffeinated coffee ले सकते हैं. Okay, there is another question है, वो है कि what is the proper time to take the coffee? बहुत से लोग early morning लेते हैं, बहुत से लोग रात में सोने से पहले. So what's the proper time? So it depends on what your goal is and what kind of lifestyle you have. Some people have gut related issues, जिनका stomach जो है ना बहुत ज़्यादा coffee को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि coffee is also gives a laxative effect. जैसे उसकी वजह ये होती है कि you know in the gut when it goes, जो आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं उसको बढ़ाती हैं, ठीक है. सो कुछ लोगों को सुबह कॉफ़ी जो है ना अपसेट करती है स्टमक, या रिफ्लक्स करती है, एसिड रिफ्लक्स करती है. तो द बेस्ट टाइम फॉर देम इफ दे नोटिस कि इस तरह हो रहा है, तो वो खाने के बाद, नाश्ते के बाद लें, आफ्टर एन आवर. क्योंकि जब हम एक नाश्ते के साथ लेते हैं, जो भी हमारा आयरन कंटेंट है हम खा रहे हैं, दैट टैनिन्स की वजह से अब्जॉर्ब नहीं होता बॉडी में. तो तकरीबन 1-1.5 घंटे के वक्फे से हमें कॉफ़ी लेना चाहिए जिन लोगों को स्टमक का इशू है. फिर दूसरी चीज़ ये है कि हमको सोने से 6 घंटे पहले कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए. उसकी वजह ये है कि बिकॉज कॉफ़ी का जो मेन फंक्शन है, इट रिड्यूसेस फटीग, इट मेक्स यू अलर्ट एंड ऑल ऑफ दैट. तो उस चक्कर में फिर आपको नींद नहीं आती, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपके जहन में होता है आपको नींद दिलाता है. कॉफ़ी एक्चुअली उससे, अगर मैं आसान ज़बान में बात करूँ तो लड़ी होती है कि यू नो डोंट स्लीप, जस्ट स्विच ऑन. ऑलराइट. सो ये लेट्स हैव अ पार्टी. इसीलिए बहुत से लोग वर्कआउट से पहले कॉफी शॉट. यस, बिकॉज़ इट्स अ स्टिमुलेंट, और व्हेन यू हैव दैट, यू हैव दैट एनर्जी मेंटली एज वेल. सो या उनके प्री वर्कआउट्स में भी कैफीन होती है ना, तो वो फिर कॉफी. ज़रूर वी वुड हैव लव टू टॉक मोर अबाउट इट, बट क्योंकि वक्त आज कम है, बट जितनी भी आपने गुफ्तगू की बहुत फ़ायदेमंद रही. तो उम्मीद करते हैं कि वो तमाम तर लोग जो कॉफ़ी को शरबत बना के पीते हैं, शरबत ना बनाएं. कॉफ़ी के अपने बहुत फ़ायदे हैं. आई स्टिल डाउट दैट माई को एंकर हैज़ कॉफ़ी इन इट, और वो भी गर्म है. लेकिन फिर जो कह रही हैं मैं बिलीव कर लेता हूँ. आप भी यकीन कर लें कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है. यकीन ये भी कीजिए कि कल हम आएंगे एक बार फिर और आपसे होगी मज़ीद मुलाकात. लेकिन तब तक के लिए रखें अपना ख्याल. आज से हमें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.